listeners, welcome to educational channel. My name is तानिया दास. मैं आप लोगों को यहाँ पर NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ. आज हम लोग पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे. पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इसकी नोट्स के ऊपर बेस करके हर एक लाइन को समझेंगे. पहले की पॉइंट्स देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन सेंटर जो अप्रोच है वो कौन डेवलप किया है? ये सभी को पता है, कार्ल रॉजर्स ने डेवलप किया है. ठीक है, तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है. मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट द क्लाइंट ट्रस्ट. क्लाइंट ट्रस्ट का मतलब जब काउंसलर के सामने कोई क्लाइंट जाएगा तो एक ट्रस्ट बॉन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए काउंसलर का फर्स्ट ड्यूटी होगा कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, टू क्रिएट सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द काउंसलर. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लाइंट अवेयरनेस. क्लाइंट अवेयरनेस का मतलब होती है कि वो खुद के ऊपर एक अवेयर की मेरी बिहेवियर क्या है, व्हाट इज द माय एक्चुअल बिहेवियर, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट इज द रीजन इन द प्रॉब्लम के अंदर क्या रीजन है, मेरी बिहेवियर क्या है, मेरी बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम है. तो खुद के हर एक A to Z हर एक चीज के ऊपर अवेयरनेस होना. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? क्लाइंट अवेयरनेस. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, ये जो क्लाइंट अवेयरनेस है इसमें काउंसलर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके पूरी ये थ्योरी समझाती हूँ. सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज कीजिए फिलोसफी, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए ज्योग्राफी मान के चलिए. ज्योग्राफी के ऊपर उसको ऑनर्स लेना था, मगर उसकी जो बोर्ड के एग्जाम था, क्लास 12 की बोर्ड की एग्जाम, उसमें जो मार्क्स है उस मार्क्स के हिसाब से वो ऑनर्स नहीं मिला, उसको ऑनर्स नहीं मिला. तो अभी वो ब्लेम कर रही है टीचर के ऊपर, वो ब्लेम कर रही है सोसाइटी के ऊपर. उसका मानना है कि मैंने बहुत सारा हार्डवर्क किया था, जो कि बिल्कुल सही है, मगर उसका ब्लेमिंग क्या है कि मैंने हार्डवर्क किया मगर टीचर ने मार्क्स नहीं दिया, सोसाइटी में मेरी जो टैलेंट है उसको नहीं देखा. अगर वो ये नहीं समझ रहे कि उसकी कैपेबिलिटी उस अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी किसी और चीज पर है, उसकी टैलेंट किसी और चीज पर है, उसको जो एक ड्रीम था ज्योग्राफी को लेके वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो मैल एडजस्टमेंट का शिकार बन गया. तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड में है, वो किसी के साथ बात नहीं कर रही है, वो सोसाइटी से बहुत ज्यादा नाराज है, वो टीचर से बहुत ज्यादा नाराज है. जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बिगड़ गया पूरी इस सिचुएशन से. तो काउंसलर का काम यहाँ पर क्या होगा? काउंसलर पर्सन सेंटर्ड अप्रोच अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर काउंसलर उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें वो हर एक चीज खुल के बता सके. और काउंसलर को ये भी बिल्ड करना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक ट्रस्ट रखती हूँ. 2 पॉइंट क्लियर हो गया? ये ट्रस्ट रखती हूँ. अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर क्या आती है कि वो जब बोल रही है हर एक चीज, तब काउंसलर को इंटरफेयर नहीं करेगा कि नहीं तुम गलत हो, इसमें ये हो सकता है, ऐसा टाइप की कोई भी कन्वर्सेशन इसमें नहीं होगा. तो काउंसलर उसको बूस्ट करेंगे और भी ज्यादा बोलने के लिए. अब उस कन्वर्सेशन में ऐसा टाइम आएगा जिसके थ्रू उसको पता चलेगा नहीं ये गलत मैं बोल रही थी, मेरी पोटेंशियल उस ड्रीम को फुलफिल करने से नहीं था, मेरी पोटेंशियल कोई अलग चीज में है. अब खुद की एक्चुअलाइजेशन को, खुद की जो पोटेंशियल है वो सेल्फ एक्चुअलाइज करना शुरू कर देगा. तो अब सेल्फ अवेयरनेस हो गया, खुद की प्रॉब्लम को वो समझ चुके. अभी वो क्या करेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइज करेंगे. सेल्फ एक्चुअलाइज का मतलब क्या होती है कि सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फ्लावर का पोटेंशियल होती है ब्लूम्स करना, खिलना, ठीक है, तो वो पोटेंशियल सभी फ्लावर्स के अंदर है, मगर इंसान में, ह्यूमन बीइंग में थोड़ी सी यूनिक चीज है ना. मेरी पोटेंशियल अलग है, किसी और की पोटेंशियल अलग हो सकती है. मेरी पोटेंशियल अगर टीचर बनना होगा, किसी और की पोटेंशियल डॉक्टर, किसी और की पोटेंशियल प्लेयर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल है इंडिविजुअल के अंदर. तो मेरी पोटेंशियल क्या होगा? तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना होगा, देन मैं उस पोटेंशियल के ऊपर ट्रेनिंग देगी, उसको डेवलप करूंगी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो
जब उसको पता चला कि नहीं, प्रॉब्लम इन सारी चीजों में नहीं था, मेरी एक सोच था, उस सोच से मुझे बाहर आना होगा और मेरी पोटेंशियल को मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। दैट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस से वो आ गया कहां पर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। अब जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर वो आ गया, अब खुद की बिहेवियर, खुद की लाइफस्टाइल को वो क्या करेंगे? मैनेज करना शुरू कर देंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस से टू गेन एबिलिटी टू मैनेज लाइव्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्या है? एनकरेज कंगुरेंस। अब कंगुरेंस क्या है वो समझाऊंगी। तो ये समझ में आ गया ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव्स था। एक क्या है? ट्रस्ट को क्रिएट करना, ट्रस्ट बॉन्ड करना क्लाइंट एंड आपकी काउंसलर के बीच में। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा आपकी सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड होगा एनकरेज द कंगुरेंस। फोर्थ होगा टू मैनेज द लाइफस्टाइल्स, बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज ऑल क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम लोग आएंगे टेक्निक्स पर। ये तो सारी ऑब्जेक्टिव्स था। अब इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को मैं कैसे अप्लाई करूंगी, इसके लिए कुछ क्या जरूरत है? टेक्निक की जरूरत है। तो फर्स्ट देखिए क्या है? कंगुरेंस। कंगुरेंस का मतलब क्या होती है? मैंने लिखा कि आइडियल सेल्फ इक्वल टू रियल सेल्फ। अब आइडियल सेल्फ का मतलब क्या होती है और रियल सेल्फ का मतलब क्या होती है? आइडियल सेल्फ का मतलब होती है व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो। एंड रियल सेल्फ का मतलब होती है हाउ आई एम, मैं कैसा हूं। जैसे अगर मैं सोचती हूं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ठीक है, तो मेरा आइडियल सेल्फ क्या है? डॉक्टर की पर्सनालिटी, ठीक है, मैं उस डॉक्टर की तरह बनना चाहती हूँ। तो वो एबीसीडी डॉक्टर मेरा रोल मॉडल हो गया, तो वो हो गया मेरी आइडियल सेल्फ। ठीक, अब रियल सेल्फ मेरे अंदर मेरी डॉक्टर की कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, वो कॉग्निटिव एबिलिटी ही नहीं है डॉक्टर की तरह, तो मैं कैसे डॉक्टर बन सकती हूँ? तो मेरी आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ क्या है? नॉट इक्वल टू है। सो तब कंगुरेंस नहीं आएगा, वो इनकंगुरेंस बन जाएगा। जब आपकी आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ नहीं मिलेगा तो उस सिचुएशन को हम इनकंगुरेंस कहेंगे। जैसे कि उस बच्चे का एक सपना था ज्योग्राफी को लेके, मगर उसका पोटेंशियल उससे मैच नहीं करता था। तो जो सपना था ज्योग्राफी को लेके, जो बनना चाहता था, वो हो जाएगा उसकी आइडियल सेल्फ, मगर उसके पोटेंशियल में वो सारी चीज नहीं है। दैट मीन्स आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ इज नॉट इक्वल। So this situation is called incongruence. जब वो खुद के बारे में अवेयर हुआ, जब उसको पता चला उसका पोटेंशियल क्या है, तब क्या हुआ? तब उसने सोचा कि नहीं, मैं टीचर बनूंगी, मेरे अंदर की टीचर की पोटेंशियल है, तो मैं उस टीचर की तरह बनना चाहती हूँ। तो जब वो एक आइडियल से मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं इस टीचर की तरह या फिर टीचर की पर्सनालिटी मुझे पसंद है, अब रियल सेल्फ में भी सेम चीज हो रही है। मतलब वो जब ग्रो कर रही है, वो टीचर की जो पोटेंशियल है, जो उसने सोचा था कि मैं ये बनना चाहती हूँ, वो उसकी तरफ जा रही है। दैट मीन्स आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ मिल रही है दोनों एक साथ। तो उस सिचुएशन को मैं क्या कहूंगी? कंगुरेंस कहूंगी। तो जब आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ से मिलती है, ठीक है, या फिर वो मिल रही है, ठीक है, सिमिलर हो गया, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? कंगुरेंस कहेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। कंगुरेंस का मतलब क्लियर है? अगर कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन पर मुझे पूछना। नेक्स्ट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। 2 चीज है इसमें, है ना? एक है अनकंडीशनल, दूसरा है पॉजिटिव रिगार्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले समझेंगे पॉजिटिव रिगार्ड। देखो, पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि मेरा इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस क्या है आपकी इन द रियल लाइफ सिचुएशन? आपकी क्या इंपॉर्टेंस
है आपकी दोस्तों में, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी फैमिली में, इन द फैमिली, इन द फ्रेंड सर्किल, इन द सोसाइटी। जब आप देखेंगे, जब आप समझेंगे यस मेरी वैल्यू है, तब आपके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव रिगार्ड आ जाएगा। पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो देखो पॉजिटिव को तोड़ दो, आपकी रिगार्डनेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब आपकी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। नहीं देखिए, जैसे कि अगर उस स्टूडेंट्स के एग्जांपल में फिर से लूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा कि स्टूडेंट सोच रही है कि हाँ अगर मैं टीचर बनूंगी तो उस टीचर की तरह बनूंगी, ठीक है। अभी वो उस मतलब टीचर की गोल जो है वो अचीव कर गई, ठीक है। दैट मींस आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ मिल गई, कंग्रुएंस हो गया। अब वो सोच रही है कि अगर मैं एक अच्छा पर्सनालिटी लेके स्टूडेंट के सामने जाऊंगी तो स्टूडेंट्स मुझे एक इंपॉर्टेंस देगा, मेरी एक वैल्यू होगा, मुझे सोसाइटी रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि टीचर की एक अलग सा रेस्पेक्ट होती है जो कि कोई भी फील्ड पर उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता जो कि टीचर की फील्ड पर मिलता है। तो ये पॉजिटिव फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है। वो सोच रही है कि मेरी दोस्तों भी बोलेगा वाह तू एक बहुत अच्छा टीचर बन गया, ठीक है। तो तेरी जो इंस्ट्रक्शन है, तेरी जो बात है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। तो ये क्या हो गया कि वो ये सोच रही है कि ये तो मेरी फ्रेंड सर्किल पर भी मेरी एक वैल्यू बन गई। अब फैमिली पर भी, फैमिली की हर एक मेंबर उसकी बात सुनती है, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी बिहेवियर, उसकी पॉजिटिवनेस एक इतना अच्छा हाईलाइटेड हो रही है। तो अब क्या है, तो ये जो फीलिंग्स होती है वो पॉजिटिव वाला होगा। अब थिंक अबाउट आवरसेल्फ, आप खुद के बारे में सोचो, कैसा सोचना है, पॉजिटिव, ठीक है। अब केयर एंड लव, आपको सभी केयर कर रहे हैं, आप भी सभी को केयर कर रहे हो, एक वैल्यू, एक रेस्पेक्ट। देखो आप अगर खुद को केयर, खुद को लव, खुद को वैल्यू नहीं दे सकती तो कोई भी इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो पहला काम होगा कि मैं खुद को पहले लव एंड केयर करूं, फिर बाद अगर मैं खुद को रेस्पेक्ट नहीं करूंगी, मैं अगर खुद को रेस्पेक्ट नहीं दूंगी तो कोई नहीं है जो मुझे रेस्पेक्ट देगा। तो ये कहेगा इंसान कि ये तो खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं देता, चलो इसके ऊपर हंस लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, खुद को रेस्पेक्ट करना होगा। नहीं, मैं जो काम करती हूँ वो बहुत रिस्पेक्टफुल काम है, मुझे मेरी काम को कोई भी हंसी मजाक नहीं बनाएगा। अगर आप खुद को इस मेंटालिटी से स्टक कर लेते हो आपकी ब्रेन पर, देखना आपकी दोस्त भी आपको रेस्पेक्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि आप खुद को रेस्पेक्ट दे रहे हो। आप खुद के लिए खुद आवाज उठाओ, तब देखना चार जो लोग आपके ऊपर हंस रहे थे वो सब लोग चुप हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि पहले खुद को रेस्पेक्ट दो, खुद को वैल्यू, आपकी वैल्यू को खुद समझो। हर एक इंसान की सोसाइटी में जरूरत है, इस दुनिया में जरूरत है, तो आपकी वैल्यू को आपको समझना होगा। तो वैल्यू, रेस्पेक्ट, थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, केयर एंड लव, पॉजिटिव फीलिंग, अफेक्शन, आपको सभी प्यार करते हैं। देखो 100 लोगों में से 100 लोग आपको प्यार नहीं कर सकते, 80 लोग करेंगे, 70% करेंगे, और जो 30% नहीं करते छोड़ दो, नहीं चाहिए। 70% तो करते हैं ना, बस उसमें आप खुश रहो। आप ये मत सोचो कि 100 लोगों में से 100 लोग ही मुझे प्यार करेंगे, ये सोचोगे तो गलत हो जाएगा। अगर 70 लोग आपको प्यार करते हैं, 100 लोगों में से 30 नहीं करते तो छोड़ो, नहीं चाहिए। मुझे जितना प्यार करते हैं लोग, उस प्यार से लो, क्योंकि मुझे तो कोई तो प्यार करते हैं मुझे, मैं उसको प्यार दूंगी। जो लोग नहीं करते उससे दूर रहो, एक डिस्टेंस बना लो। तो यहाँ पर अफेक्शन, आपकी उसको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना होगा। क्लियर? तो ये हो गया पॉजिटिव रिगार्डनेस, ये आपके अंदर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल? मतलब मैं जैसा हूं वैसा आपको एक्सेप्ट करना होगा। मतलब वो स्टूडेंट जो आए थे तो काउंसलर उसको कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा था वो स्टूडेंट उसको उस तरीके से ही एक्सेप्ट करना होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे,
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसलिए मैंने लिखा कि एक्सेप्टिंग, रेस्पेक्टिंग, केयरिंग अबाउट क्लाइंट। क्लाइंट को हमें उस हिसाब से, जैसा वो है उस हिसाब से एक्सेप्ट करना होगा, उसको रेस्पेक्ट देना होगा, उसको केयर करना होगा। तो एक्सेप्टिंग, रेस्पेक्टिंग एंड केयर अबाउट क्लाइंट। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है? क्लाइंट दुखी है, एज ए काउंसलर आप भी दुखी होगी। नो, दिस इज सिंपैथी, ये नहीं चलेगा। आपकी क्लाइंट के इमोशन को आपको समझना होगा। दिस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड द एम्पैथी। मतलब आप क्लाइंट की इमोशन को समझ रहे हो, आप खुद इमोशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है? आपको समझना होगा उस इमोशन को। दिस इज कॉल्ड द एम्पैथी। अब नॉन डायरेक्टिवनेस विदाउट गिविंग एडवाइस, जैसे मैंने कहा था पहले ही कि आप नहीं कहोगे कि नहीं ये गलत है, वो सही था। इस टाइप की कोई भी एडवाइस नहीं करेंगे। जो गाइडेंस होगा वो क्लाइंट खुद को देंगे, ठीक है? इसको ही हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहते हैं। तो नॉन डायरेक्टिवनेस यहाँ पर लागू होगा, जहां पर काउंसलर कोई भी एडवाइस नहीं देंगे। वो खुद की प्रॉब्लम को बोलते बोलते खुद रियलाइज करेंगे, खुद अवेयर होंगे, खुद पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर जो काउंसलर है उसका रोल ज्यादा नहीं होगा। इसका नाम क्या है बताओ? पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो सेंटर में कौन रहेगा? पर्सन, दैट मीन्स क्लाइंट रहेगा। तो क्लाइंट ही पूरी काउंसलिंग खुद करेंगे, खुद से। इसको ही हम क्या कहते हैं? पर्सन सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। और इसमें काउंसलर कोई भी एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पर एक नोट्स को देखेंगे, उसके साथ साथ हर एक लाइन को और इन डेप्थ में समझेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? इट वाज ओरिजिनली फोकस्ड ऑन द क्लाइंट। तो पर्सन सेंटर्ड का मतलब ही मैंने समझा था कि क्लाइंट सेंटर पर रहेगा। तो यहाँ पर फोकस किसके ऊपर किया जाएगा? क्लाइंट के ऊपर। Being in charge of the therapy which lead to client developing a greater understanding of self, मतलब कि खुद को यहाँ पर क्लाइंट समझेगा कि मेरा बिहेवियर, मेरा पोटेंशियल क्या है। टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है? तुम खुद के बारे में समझो, तुम क्या हो, तुम्हारी बिहेवियर क्या है, तुम्हारी पोटेंशियल क्या है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहिए या फिर कहिए सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव करना, ये सभी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का एक मेन मोटो या फिर मेन फोकल पॉइंट है। द फोकस देन शिफ्टेड टू द क्लाइंट्स फ्रेम of reference and the core condition required for successful therapy, such as ensuring the therapist demonstrate the empathetic understanding। यहाँ पर जो काउंसलर होगा वो कभी भी सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे। ही और शी ऑलवेज रिप्रेजेंट द एम्पैथेटिक एटीट्यूड। इज ए नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का मतलब मैंने क्या समझाया था कि कोई भी एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो नॉन जजमेंटल होगा। Currently, the person-centered approach focuses on the client being able to develop a greater understanding of self in an environment which allows the client to resolve his or her problems। मतलब खुद problems को बताएगा और खुद ही उस problems को solve करेगा, ठीक है? Rogers also emphasized the attitude and personal characteristics of the therapist and the quality of the client-therapist relationship as being the determinant for successful therapeutic process। ठीक है, अब चलो फर्स्ट गोल्स देखेंगे, क्या गोल्स है। तो द फर्स्ट गोल टू फैसिलिटेट द क्लाइंट ट्रस्ट एंड एबिलिटी, कि क्लाइंट की ट्रस्ट एंड एबिलिटी को यहाँ पर देखा जाएगा। टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब जब काउंसलिंग के टाइम पर वो आएगा तो काउंसलर एंड द क्लाइंट के बीच में एक ट्रस्ट बॉन्ड क्रिएट होगा। दिस अलाउज द क्लाइंट टू बी ऑनेस्ट इन द प्रोसेस विदाउट फीलिंग जज्ड बाय द थेरेपिस्ट, मतलब कि वो
खुल के उसकी बात को रिप्रेजेंट करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, मतलब कोई भी बात वो छुपा कर नहीं रखेगा, हर एक बात को खुल के रिप्रेजेंट करेगा, हर एक स्टेजेस पर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हर एक स्टेजेस पर वो प्रॉब्लम को बताएगा। देखिए बोलना बहुत इजी होती है इस टाइम पर, मगर जब एक क्लाइंट काउंसलिंग की टाइम पर जाती है तब वो ये सोचती है कि मेरी ये पर्सनल बातें मैं कैसे कहूँगी, अगर ये सारी बातें बाहर लीक हो गया, अगर वो जो मेरे सामने बैठे हैं वो अगर मेरे बारे में बुरा सोचा, तो ये जो सारी मेंटल प्रोसेस है ना, या फिर मेंटल जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत सारी चलती है, कन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो यहाँ पर काउंसलर को या फिर थेरापिस्ट को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू एक अच्छा बॉन्ड हो सके कि क्लाइंट ये सोचे कि नहीं मैं अभी खुलकर बोल सकती हूँ। जैसे कि डॉक्टर के सामने हम लोग हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से खुलकर बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता होती है, क्योंकि डॉक्टर ये सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करेंगे। ठीक वैसे ही थेरापिस्ट के सामने हम लोग खुलकर कहेंगे हर एक चीज़। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। This allows the client to be the honest in the process without feeling judged by the therapist. जज कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर नहीं जज करते क्यों ऐसा किया क्यों ऐसा किया, तो प्रॉब्लम को सुनते हैं डॉक्टर, फिर उसको क्योर करने के लिए जो जो टेक्निक्स वो बताते हैं हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। To promote client self awareness and self esteem and self awareness दोनों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। To empower the client to change, यहाँ पर क्लाइंट की बिहेवियर को चेंज करना है। कैसे करेंगे, वो खुद को समझाएंगे कि मेरी बिहेवियर मैं ऐसा हूँ, ठीक है, हाउ आई एम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस रीजन, मतलब ये कारण के पीछे असल प्रॉब्लम क्या है, इन सभी चीज़ों को वो खुद समझेंगे, खुद रिजॉल्व करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टू एनकरेज कन्गुरेंस को एनकरेज किया जाएगा। टू हेल्प पीपल टू गेन एबिलिटी मैनेज देयर लाइव्स एंड बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ये मैंने अच्छे से समझा दिया था ये सारी पॉइंट्स, राइट। चलो अब टेक्निक्स पर जाते हैं। एक सेकेंड रुको। हाँ, Congruence पर क्या है? Congruence is whether or not therapist are genuine and authentic is what they say and do. Quite often, if the therapist is saying one things but the body language is reflective. अच्छा, congruence पर क्या होगा कि हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक क्या है कि जो थेरापिस्ट कहेगा, ठीक है, एक तो था क्या था, एक बताओ, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, दोनों को मैच करना होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर थेरापी पर क्या होना चाहिए, थेरापी पर जैसे कि कोई क्लाइंट कुछ बता रहा है, ठीक है, मगर जो थेरापिस्ट है वो अगर उसके रिप्लाई में कुछ बोलेगा मगर उसके बिहेवियर कुछ अलग होगा, तब क्लाइंट एवर हो जाएंगे और वो खुल के बात नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ मिलेगा उस टाइम पर थेरापिस्ट को भी एवर होना चाहिए और उसको जो भी वो कहेगा उसके साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड। Unconditional positive regard refers to the therapist accepting, respecting and caring about the clients। मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब क्या होती है कि खुद के बारे में एक पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आना, लव, केयर, रिस्पेक्ट्स, वैल्यूज, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना कि मेरी वैल्यू क्या है इन द सोसाइटी और मेरी फैमिली पर, मेरी दोस्तों के ऊपर। ठीक सिमिलरली जो थेरापिस्ट होगा या फिर काउंसलर होगा वो क्लाइंट को एज ए जो भी है वो उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट, रेस्पेक्ट एंड केयर करेगा, ठीक है। The therapist should see the client is doing the best he or she can, demonstrate this by expressing concern rather than disagreeing with him or her।
मतलब जो भी वो कर रही है या फिर कह रही है उसके साथ एग्री करो, डिसएग्री मत करो, ठीक है, नहीं तो वो रुक जाएगा वहां पर ही। Unconditional positive regards allows clients to express how they are thinking. थेरापी पर अनकंडीशनल रिगर्ड का मतलब क्या होगा? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगर्ड का मतलब होती है जो भी वो सोच रही है या फिर to express how they are thinking without feeling judged and help to facilitate the change process by showing they can be accepted. मतलब जो भी वो बोल रही है, जो भी वो सोच रही है, उसको हाँ कहो और उसको और बोलने की मौका दो कि वो और बोले। जब वो बोलेगा, जब वो सिचुएशन को एनालिसिस करेगा ना, तब खुद ही उस प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हाउ दे आर थिंकिंग, जो भी वो सोच रही है, विदाउट फीलिंग जज मत करो। उसके अलावा वो थेरापिस्ट को क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए टू फैसिलिटेट द चेंज प्रोसेस बाय शोइंग दे कैन बी एक्सेप्टेड। क्लियर? एम्पैथी का मतलब क्या होती है? एम्पैथी इज अ स्किल यूज्ड बाय अ पर्सन सेंटर्ड थेरापिस्ट टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स इमोशन। क्लाइंट्स की इमोशन को यहाँ पर समझना होगा थेरापिस्ट को, मगर सिंपैथी नहीं दिखाना है, जस्ट इमोशन को समझना है विदाउट एनी जजमेंट। नेक्स्ट क्या है? नॉन डायरेक्टिवनेस है। द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच यूटिलाइज द नॉन डायरेक्टिवनेस एज अ टेक्निक बाय इट्स थेरापिस्ट। नॉन डायरेक्टिवनेस refers allows the client to be focused of the therapy session without therapist giving advice or implementing strategies or activities. मतलब कभी भी नहीं कहेगा थेरापिस्ट और काउंसलर कि आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओ या फिर आप ये फॉलो करो। इंस्ट्रक्शन, एडवाइस कोई भी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा, उसकी हाँ में हाँ भरेगा और उसको बोलने देगा, जिसके थ्रू वो खुद एनालिसिस कर सके, खुद पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सके और खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दैट्स व्हाई द थेरापिस्ट और द काउंसलर doesn't say anything or doesn't give any strategies, instruction, advice, etc. okay, to the client. इसीलिए यहाँ पर कौन सी काउंसलिंग यूज किया जाएगा? नॉन डायरेक्टिव। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सन सेंटर अप्रोच पर कौन सी काउंसलिंग यूज किया जाता है, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव? तो आप लोग कहेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्लाइंट को सेंटर पोजीशन पर रखा जाता है या फिर थेरापिस्ट को सेंटर पोजीशन पर रखा जाता है? इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपको ये बोला जा सकता है कि इसका क्लाइंट को यहाँ पर क्लाइंट्स क्या सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है, ठीक है? तो इस टाइप की बहुत सारी क्वेश्चन आ सकती है। तो आपको पहले ये जो मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया, पहले की पॉइंट्स को लेके फिर नोट्स को लेके, ये काफ़ी होगा आपके एग्जाम के लिए। इतना अच्छे से मैंने समझाया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन पर पूछना। अगर समझ में भी आया तो फिर भी कमेंट सेक्शन पर बोल देना कि हाँ मैम समझ में आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? तो और कुछ आदर्स टेक्निक्स है, ये देख लो कि कौन से आदर्स टेक्निक्स यहाँ पर थेरापिस्ट या काउंसलर यूज कर सकते हैं। तो पर्सन जो सेंटर थेरापिस्ट है अप्रोच है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, ओपन क्वेश्चन, पैराफ्रेजिंग एंड इनकरेजर्स, इन सभी प्रोसेस को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है? तो ये था मेनली आपकी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव रिगर्ड रिलेटेड, ठीक है? जो पॉजिटिव रिगर्ड क्या है, सेल्फ जो आइडियल सेल्फ एंड जो रियल सेल्फ है वो क्या है, ठीक है? तो इस टाइप की कुछ मैचिंग आ सकती है, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगर्ड रिलेटेड। तो आपको इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बोलो, ओके? तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ही है कि कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर वीडियो में समझेंगे, ठीक है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या है। आज के लिए इतना ही। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।